जहाँ डाल डाल पर सोने की। जय हिंद। पिछले वीडियो में हम लोग गंगा नदी को पढ़ रहे थे, तो गंगा नदी का पूरा कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं, गंगा को पढ़ चुके हैं। इसके बाद क्या है कि हमने आपको बताया कि गंगा की कुछ सहायक नदियां हैं जो गंगा से आकर मिलती हैं। इस वीडियो में हम गंगा के सहायक नदियों को पढ़ेंगे कि जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आइए थोड़ा सा देखते हैं, एक बार समझने का प्रयास करते हैं कि गंगा की कौन कौन सी सहायक नदी। हमने आपको बताया कि जो गंगा की सहायक नदी है वो राइट साइड से मिलने वाली नदियों को आप STY से याद रखेंगे, जबकि लेफ़्ट साइड से मिलने वाली नदियों को आप MKG3 से याद रखेंगे। अब STY, S से सोन, T से टोंस और Y से यमुना, जबकि MKG3 से आप याद रखेंगे M से महानंदा, K से कोसी और G3 का मतलब ट्रिपल G में आ जाएगा गोमती, गंडक और घाघरा। ये सारी नदियाँ जो है वो गंगा की सहायक नदियाँ, उन्हीं नदियों को पढ़ना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इस बॉक्स पर ध्यान देंगे। ये बॉक्स जो आप देख रहे हैं इसमें क्या है, इसमें गंगा की सहायक नदियों के नाम हैं और इस लाइन में जहाँ से वो निकलती है उस जगह का नाम लिखा हुआ है, और ये लास्ट यानी कि तीसरा लाइन जो है इसमें ये जहाँ पर जाकर गंगा में मिलती है उस जगह का नाम लिखा हुआ है। आइए सबसे पहले देखते हैं, ऊपर में अब गंगा नदी को देख रहे हैं। गंगा पढ़ ही चुके हैं, गंगोत्री से निकलती है जिसको गोमुख के नाम से भी जाना जाता है, और यह फाइनली बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इसके बाद आप ऊपर का जो नदी देख रहे हैं, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा, ये नदी क्या है कि 1 2 3 4 5 नदी, ये पांचों नदी जो है गंगा नदी से राइट साइड में जाकर मिलती है, यानी कि दाहिने तट पर मिलने वाली नदी है घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा। तो आइए हम सबसे पहले घाघरा को देखते हैं। घाघरा नदी नामपा श्रेणी से निकलती है और छपरा के पास गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक, सबसे पहले घाघरा नदी को पढ़े, और ये 1 by 1 सीरीज में है। सबसे पहले घाघरा मिलती है, उसके बाद गंडक, उसके बाद बूढ़ी गंडक, उसके बाद कोसी और उसके बाद महानंदा। तो आप इसको 1 by 1 सीरीज में याद रखेंगे। सबसे ऊपर घाघरा है, घाघरा नामपा श्रेणी से निकलती है और छपरा के पास गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद गंडक, गंडक नदी जो है वो नेपाल हिमालय से निकलती है और सोनपुर के पास पहलेजा घाट है, सोनपुर के पास पहलेजा घाट के पास ये गंगा नदी में मिल जाती है गंडक। गंडक के बाद बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है, ठीक, और मुंगेर में गंगा नदी से मिल जाती है। बूढ़ी गंडक के बाद बात करते हैं कोसी नदी, जिसको बिहार का शोक भी कहते हैं। तो कोसी नदी को आप देखेंगे कि इसको सप्तकोशी से निकलती है नेपाल से, और यह कुर्सेला, कटिहार में कुर्सेला के निकट गंगा नदी से मिल जाती है। उसके बाद महानंदा जो सबसे लास्ट में गंगा नदी से मिलती है, महानंदा महाभारत श्रेणी से निकलती है और पश्चिम बंगाल में एक जगह है फरक्का के पास यह गंगा नदी में मिल जाती है। तो सबसे पहले आप इस साइड वाली नदियों को पढ़ेंगे, उसके बाद इस साइड को, यानी कि ये जो लेफ्ट साइड की नदी है, ऊपर से आप देखेंगे घाघरा, ये लेफ्ट साइड की नदी है, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा। आप इसको याद रखेंगे, फिर इस सीरीज में आएंगे कि कौन कौन सी कहाँ से ये नदी निकलती है। तो घाघरा नदी नामपा श्रेणी से निकलती है, गंडक नेपाल हिमालय से, बूढ़ी गंडक सोमेश्वर की पहाड़ी से और कोसी सप्तकोशी से। आपसे प्रश्न में पूछे जाएंगे कि कोसी किस जगह से निकलती है, तो वो सप्तकोशी से, और बूढ़ी गंडक सोमेश्वर की पहाड़ी से। तो इस तरह से आप सारे प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। अब क्या है कि घाघरा नदी जो है वो छपरा के पास गंगा नदी में मिल जाती है, जबकि गंडक सोनपुर के पास, बूढ़ी गंडक मुंगेर के पास, उसके बाद कोसी कुर्सेला के निकट गंगा नदी से मिलती है, और इसके बाद महानंदा फरक्का के पास गंगा नदी में मिल जाती है। इस बॉक्स को आप 3-4 बार पढ़ेंगे, आपको याद हो जाएगा। इसके बाद आइए सोन नदी, नीचे जो राइट साइड से मिलने वाली नदी है, सोन, कर्मनाशा, पुनपुन, फल्गु, और एक छूट गया है यमुना नदी, इसको भी कर लेंगे यमुना नदी। ठीक, तो सोन नदी क्या है, अमरकंटक से निकलती है मध्य प्रदेश से, और यह दानापुर के पास आकर गंगा नदी से मिल जाती है। उसके बाद कर्मनाशा नदी विंध्याचल से निकलती है और चौसा के पास गंगा नदी में मिल जाती है। कर्मनाशा नदी के बारे में कहा जाता है कि अगर आप इस नदी में स्नान करते हैं तो सारे जितने भी कर्म हैं वो कर्मों का नाश हो जाता है, इसलिए इसको कर्मनाशा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद पुनपुन नदी पठारी भाग मध्य प्रदेश से निकलती है और फतुहा के पास
गंगा नदी में आकर मिल जाती है। और इसके बाद फल्गु है, फल्गु छोटा नागपुर के पठार के पास से निकलती है और टाल क्षेत्र में आकर गंगा नदी में मिल जाती है। इस प्रकार आप इस गंगा की सहायक नदियों के बॉक्स को याद कर लेंगे। उसके बाद कुछ ऐसे नदी हैं जिनके डिटेल के बारे में जानना ज़रूरी हो जाता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे सोन, यमुना, गंडक, कोसी और महानंदा। इनसे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम सोन का डिटेल करेंगे, फिर यमुना, गंडक, कोसी और महानंदा का 1 बाय 1। इन सब का डिटेल पढ़ने के बाद हम पश्चिम भारत की नदी, 4 नदियां हैं, साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती, इन चारों नदियों को इसी वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद क्या है कि उत्तर भारत की नदियां जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो आइए सोन नदी के बारे में पढ़ते हैं। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है और इसकी सहायक नदी, अब एक बार हम बता चुके हैं कि सहायक नदी उस नदी को कहते हैं जो बड़ी नदियों में आकर मिल, जैसे एक बड़ी नदी गंगा को ले लिया, गंगा नदी में छोटी छोटी जो नदी आकर मिलती है उसको सहायक नदी कहते हैं। उसी प्रकार सोन नदी की भी एक सहायक नदी है रिहंद और कोयल। ये सोन नदी की सहायक नदी है, रिहंद और कोयल। आप इसको याद रखेंगे कि सोन की सहायक नदी रिहंद और कोयल है। ये अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है और इसका एंडिंग पॉइंट यानी कि मुहाना कह सकते हैं आपको, मुहाना ये दानापुर के पास गंगा नदी में मिल जाती है। मुहाना का मतलब होता है जहाँ पर वो किसी नदी से मिलती है या फिर समाप्त होती है या समुद्र में जाकर गिर जाती है, तो उस जगह को मुहाना कहते हैं। तो इसका एंडिंग पॉइंट दानापुर के पास या गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। इसलिए अब सोन के बाद पढ़ेंगे यमुना नदी। सोन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि इसके बारे में कहा जाता है कि सोन नदी में रेत के कण में स्वर्ण के कण पाए जाते हैं, जिसके कारण इसका नाम सोन पड़ा है। ठीक, अब यमुना पर आइए। यमुना नदी या बंदरपूछ श्रेणी पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से निकलते हैं। आप यमुनोत्री हिमनद को याद करेंगे, जब हम हिमालय का चैप्टर पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने आपको बताया कि महान हिमालय में 2 ग्लेशियर थे, उसी में से एक ग्लेशियर यमुनोत्री है और वहीं से यमुना नदी निकलती है। और इसकी सहायक नदी, यमुना नदी निकलती कहाँ से? बंदरपूछ श्रेणी पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से। और इसकी सहायक नदी है चंबल, सिंध, बेतवा और केन। वही चंबल है, डाकू वाला चंबल, आप याद रखेंगे, चंबल, सिंध, बेतवा और केन। और इसकी एंडिंग पॉइंट या प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में जाकर गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों का संगम होता है इलाहाबाद में। याद रखेंगे कि प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है यमुना नदी और यमुना नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। इलाहाबाद में जहाँ पर यह प्रयागराज में मिलेगी, उससे आप याद रखेंगे कि प्रयागराज में हर 12 वर्ष पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है, हर 6 वर्ष पर अर्धकुंभ का। ये क्या होता है कि भारत में आपसे प्रश्न में पूछे जाएंगे कि भारत के किस किस शहर में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है, तो वो 4 हैं। आप याद रखेंगे प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार। इन चारों जगहों पर महाकुंभ का आयोजन हर 12 वर्ष पर एक बार किया जाता है। उसके बाद हर 6 वर्ष पर अर्धकुंभ लगाया जाता है। तो इन चारों जगहों के नाम आप याद रखेंगे, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार। हम यमुना नदी को पढ़ रहे थे, तो फिर से आइए एक बार। यमुना नदी बंदरपूछ श्रेणी पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से निकलती है और इसकी सहायक नदी चंबल, सिंध, बेतवा और केन। ये चंबल वही है, चंबल के डाकू वाला चंबल नदी। एंडिंग पॉइंट ये प्रयागराज में गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम होता है। और प्रयागराज से आप याद रखेंगे कि यहीं पर हर 12 वर्ष में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा 3 और शहर हैं, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार। इन दोनों जगहों पर भी महाकुंभ का आयोजन कराया जाता है। इसके बाद यमुना के किनारे बसे शहर, यमुना नदी के किनारे बसे शहर में आप याद रखेंगे दिल्ली, मथुरा, आगरा और प्रयागराज। ये यमुना नदी के किनारे बसा शहर है, दिल्ली, मथुरा, आगरा और प्रयागराज। इसको भी आप याद रखेंगे, इससे आपको काफ़ी प्रश्न पूछे जाएंगे। और यमुना को जब आप पढ़ रहे हैं तो एक छोटा सा और पॉइंट याद रखेंगे यमुना से कि यमुना जो है गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। इसके बाद आप गंडक पर आए, गंडक नदी की बात करते हैं। ये गंडक नदी जो है वो नेपाल हिमालय से निकलती है। ठीक, आप नेपाल हिमालय को याद रखेंगे कि गंडक नदी नेपाल हिमालय से निकलती है और इसका एंडिंग पॉइंट यानी कि मुहाना, ये पटना के समीप सोनपुर में गंगा नदी से मिलती है।
पटना के समीप सोनपुर में ये गंगा नदी से मिल जाती है और इसे प्राचीन काल में सदा नीरा कहा जाता था। आप इन तीनों पॉइंट को याद रखेंगे। आपसे जब भी प्रश्न गंडक नदी से पूछे जाएंगे तो यहीं से पूछे जाएंगे। गंडक नदी कहाँ से निकलती है? नेपाल हिमालय से निकलती है और इसका एंडिंग पॉइंट यानी कि मुहाना या पटना के समीप सोनपुर में गंगा नदी से मिलती है और इसे प्राचीन काल में सदा नीरा कहा गया। अब गंडक के बाद कोसी की चर्चा करेंगे। कोसी नदी जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और बिहार में बाढ़ का कारण भी बनती है कोसी नदी। तो कोसी नदी जो है नेपाल में 7 धाराओं को मिलने से इसका उद्गम हुआ है। ठीक, नेपाल में 7 धारा अलग अलग धाराएं हैं जो कि एक जगह पर मिल जाती है और वहीं से कोसी नदी का उद्गम होता है। कोसी नदी की जो मुख्य धारा है वो अरुण है जो गोसाईथान चोटी से निकलती है। गोसाईथान चोटी तिब्बत में है और वहीं से ये मुख्य धारा है जो सबसे बड़ी धारा है और वहीं से निकलती है और इन्हीं 7 धाराओं में से एक है अरुण। अरुण को आप याद रखेंगे और इसकी सहायक नदी है सप्तकोसी, यानी कि जो 7 धाराएं आपस में मिलती हैं उनको सप्तकोसी कहते हैं और इसी को कोसी नदी की सहायक नदी कहते हैं, सप्तकोसी को। और इसका एंडिंग पॉइंट कुर्सेला के पास या गंगा नदी में मिल जाती है। कुर्सेला कटिहार के पास है और वहीं ये गंगा नदी में मिल जाती है और सबसे अधिक मार्ग बदलने के कारण बिहार में कोसी नदी से बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है, जिसके कारण बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। कोसी के बाद हम महानंदा की बात करेंगे। तो सबसे पहले जान लें कि महानंदा जो है कोसी में मिलने वाली सबसे अंतिम नदी है। तो महानंदा महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है, महाभारत श्रेणी नेपाल से, और इसका एंडिंग पॉइंट यानी कि मुहाना जो है वो फरक्का के पास गंगा नदी में मिल जाती है। फरक्का पश्चिम बंगाल में है और यह दाएं तट से मिलने वाली सबसे अंतिम नदी है। तो आप इन सब का डिटेल याद रखेंगे, 3-4 बार एक देख लेंगे सोन, यमुना, गंडक, कोसी और महानंदा के डिटेल को, तो आपको याद हो जाएगा और यहीं से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम में प्रश्न दे, रेलवे, बीपीएससी, एसएससी, कहीं भी दे प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपसे यहीं से पूछे जाएंगे। आइए हम इसके बाद बात करते हैं कि उत्तर भारत में, जैसे उत्तर भारत को हम पढ़ रहे थे, तो पश्चिम साइड में 4 नदी जो ऊपर से नीचे यानी कि उत्तर से दक्षिण सीरीज में बहती है। जैसे सबसे ऊपर साबरमती है, फिर माही, फिर नर्मदा और ताप्ती। तो इन चारों नदियों का डिटेल कर लेते हैं। पश्चिम भारत के नदियों में क्या है कि साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती, ये चारों नदी जो आप देख रहे हैं ये क्रम से उत्तर से दक्षिण की तरफ एकदम सीक्वेंस में बहती है। सबसे ऊपर साबरमती है, फिर माही, फिर नर्मदा और उसके बाद ताप्ती नदी। इन्हीं नदियों को पढ़ना है। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा मिस्टेक हो गया था गंगा की सहायक नदियों में कि घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा, हमने इसके बारे में बता दिया था कि ये राइट साइड से मिलने वाली नदी है। नहीं, ये लेफ्ट साइड से मिलने वाली नदी है। आप इसको लेफ्ट साइड से याद रखेंगे, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा। अब इसके बाद आइए पश्चिम भारत की नदी पर। पश्चिम भारत में हम इन चारों नदी को पढ़ेंगे। जब पूर्वी भारत में आएंगे तो ब्रह्मपुत्र को पढ़ लेंगे। तो पश्चिम भारत में नदी है साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती। इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक याद रखेंगे, समान ताप। 100 से साबरमती, म से माही, 9 से नर्मदा और ताप से ताप्ती याद रखेंगे। और आपसे प्रश्न में पूछे जाएंगे कि पश्चिम भारत की वो 4 नदी कौन सी है जो उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रम से बहती है। तो इन्हीं चारों नदियों के नाम आपको बताने हैं, साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती। क्या है कि साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती नदियों को जब पढ़ रहे हैं तो इनमें से 2 नदी ऐसी है जो डेल्टा के बदले एस्चुरी का निर्माण करते हैं। अब आप कहेंगे डेल्टा क्या होता है? दरअसल जब नदी किसी समुद्र में या फिर कहीं जाकर गिरती है तो वो क्या करती है, अपने साथ छोटे छोटे मिट्टी के कण लाती है और इस तरह से मिट्टी का ढेर बनाती है, तो इसको डेल्टा कहते हैं। लेकिन ये नर्मदा और ताप्ती नदी जो है इस तरह से ना बनाकर एक गड्ढानुमा संरचना इस टाइप से बनाती है जिसको एस्चुरी कहते हैं। तो ये नर्मदा और ताप्ती ये दोनों क्या करती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है और एस्चुरी का निर्माण करती है। तो आप याद रखेंगे नर्मदा और ताप्ती एस्चुरी का निर्माण करती है। अब आइए इसका डिटेल करते हैं। हमने इसके डिटेल में वही उसी पॉइंट को लिए हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और वहाँ पर पूछे जाते हैं। सबसे पहले साबरमती। साबरमती अरावली की पहाड़ी से निकलती है उदयपुर के पास राजस्थान में और यह खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। उसके बाद माही नदी। माही नदी में हमने मात्र एक पॉइंट लिया है कि यह कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। माही नदी, आपसे प्रश्न में पूछा जाएगा कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो वो माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो आप इसको याद रखेंगे, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी है। उसके बाद नर्मदा। नर्मदा नदी है जो कि बड़ा पॉइंट है और इससे काफ़ी प्रश्न पूछे जाएंगे। यह अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है और इसका मुहाना एंडिंग पॉइंट खंबात की खाड़ी में गिरती है नर्मदा नदी।
हमने अभी आपको बताया नर्मदा नदी खंभात की खाड़ी में गिरती है और एस्चुरी का निर्माण करती है इस टाइप से गड्ढानुमा संरचना, ठीक। और इसी नदी पर सरदार सरोवर बांध है। अब क्या है कि सरदार सरोवर बांध से आप याद करेंगे कि इसी बांध की ऊंचाई को बढ़ाने को लेकर मेघा पाटेकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया था। मेघा पाटेकर का नाम आप याद रखेंगे, मेघा पाटेकर के द्वारा नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेघा पाटेकर, सरदार सरोवर बांध की, हालांकि सरकार चाहती थी कि हम सरदार सरोवर की बांध की ऊंचाई बढ़ाएं, लेकिन नर्मदा मेघा पाटेकर का मानना था कि अगर आप बांध की ऊंचाई को बढ़ाएंगे तो उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वो डूब जाएंगे और वहां पर रहने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी होगी, जिसके कारण मेघा पाटेकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया था। इसमें क्या हुआ कि सरकार ने जब इनकी बात नहीं माने तो मेघा पाटेकर ने कोर्ट में PIL फाइल किया। PIL का फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसको हिंदी में कहते हैं जनहित याचिका। ये एक ऐसा मुकदमा होता है जिसको पीड़ित परिवार खुद नहीं भी, पीड़ित परिवार जो है वो खुद नहीं भी दायर कर सकता है इस मुकदमा को, इसके पीड़ित परिवार के लिए कोई दूसरा व्यक्ति भी मुकदमा दायर कर सकता है। तो उसी में मेघा पाटेकर ने वहाँ रहने वाले लोगों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए PIL फाइल किया था। तो PIL से आप याद रखेंगे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक। अब नर्मदा बचाओ आंदोलन मेघा पाटेकर के द्वारा चलाया गया। और इसी बांध, सरदार सरोवर बांध के पास एक द्वीप है, साधु बेट द्वीप। साधु बेट द्वीप को आप याद रखेंगे, साधु बेट द्वीप। अब इस पर क्या है कि अभी फ़िलहाल कुछ ही दिनों पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति 182 फीट ऊंची है, जिसको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं, उसका निर्माण किया गया साधु बेट द्वीप पर सरदार सरोवर बांध के पास। और अगर आप 10 फीट का इसका जो बेस है वो जोड़ दें तो पूरा 192 फीट की ये मूर्ति है। जहाँ से यह नदी निकलती है, कौन सी, नर्मदा, वहीं पर धुआंधार जलप्रपात और कपिलधारा जलप्रपात है। धुआंधार जलप्रपात और कपिलधारा जलप्रपात है, ठीक। याद रखेंगे ये कपिलधारा और धुआंधार जलप्रपात भेड़ाघाट के पास है, जहाँ से यह नदी निकलती है, कौन सी, नर्मदा को हम पढ़ रहे हैं, नर्मदा नदी। इसी तरह हमारा पश्चिम भारत के नदियों का जो पॉइंट है वो समाप्त हो चुका है। हम अब क्या है कि पूर्वी भारत की नदी जैसे ब्रह्मपुत्रा को पढ़ेंगे। और क्या होता है कि ब्रह्मपुत्र और गंगा दोनों बांग्लादेश में जाकर, इस साइड से गंगा नदी आती है, इधर से ब्रह्मपुत्र, और दोनों एक जगह पर मिल जाती है। यहाँ से इसको मेघना के नाम से जानते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ब्रह्मपुत्र को पढ़ेंगे और उसके साथ गंगा नदी को जोड़ लेंगे और वहाँ से वो आगे बढ़ती है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। इन सब चीज़ों के कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे और इसी के साथ हमारा उत्तर भारत की जो नदी है वो समाप्त हो जाएगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, दक्षिण भारत की नदियों को पढ़ेंगे। उसके बाद नदियों को पढ़ने के बाद इन नदियों पर कई सारे परियोजना बनाए जाते हैं। उन परियोजनाओं से कई तरह के मल्टीपर्पस वर्क किए जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले अब उत्तर भारत की नदी को ख़त्म करने के बाद दक्षिण भारत की नदियों को पढ़ेंगे। धन्यवाद।